अब हम बात करेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी जैसा फैंसी अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता क्या। देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर इलाके में रहते हैं तो उस इलाके की अपनी कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक जलवायु होगी। या तो वहां पे बहुत गर्मी पड़ती होगी, या फिर वहां पे बहुत सर्दी पड़ती होगी, या फिर बहुत मॉडरेट टेम्परेचर रहता होगा। वहां पे खास तरीके की, अब इस एटमॉस्फेयर के चलते वहां पर एक खास तरीके की वनस्पति उगती होगी, खास तरीके के पेड़ पौधे होते होंगे, स्पेसिफिक तरीके की फसलें वहां पे लगाई जाती होंगी, खास तरीके के जानवर वहां पे आपको देखने को मिलते होंगे। पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट वहां पर डेवलप हुआ होगा। अब अगर आपको वहां पर रहना है, अगर हम लोग एक अर्ली मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, इस तरीके के आदमी को अगर उस पर्टिकुलर इलाके में सेटल डाउन होना है, तो वहां पर जो चीजें उग रही हैं उसको वही खाना पड़ेंगी। वहां पर जो जानवर उसको देखने को मिलते हैं, उन्हीं से या तो दूध वगैरह की व्यवस्था करना पड़ेगी, या फिर अगर वो नॉनवेज खाता है, मांस वगैरह खाता है, तो उसका भी इंतजाम उसे करना पड़ेगा। वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसके अनुसार फिर उसे अपने कपड़े बनाना पड़ेंगे, ताकि वो उस जलवायु के हिसाब से अपने आप को सस्टेन कर सके। अगर बहुत गर्मी पड़ती है तो हल्के कपड़े पहनना जो है वो शुरू करेगा। अगर बहुत सर्दी पड़ती है तो फिर वो आपके जो है मोटे कपड़े या फिर फर वाले कपड़े पहनना शुरू करेगा। अगर इस तरीके का टेम्परेचर है जहां पे बारिश भी खूब होती है, गर्मी भी खूब पड़ रही है, ह्यूमिडिटी भी खूब पड़ती है, तो वहां पे अलग तरीके की वेशभूषा हो जाएगी। तो पॉइंट इज कि अगर किसी एक जगह पर आपको रहना है तो उसकी जलवायु के अनुसार वहां पे जो जानवर आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर जो वनस्पति उगती है, वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं, उसके हिसाब से अपना सामंजस्य बिठाना, उन्हीं को जो है खाना, उन्हीं से जो है अपना, उन्हीं की मदद से अपने आप को सस्टेन करना और वहां पर सर्वाइव करना, ये पूरी चीजें सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी की कैटेगरी में आ जाती हैं। या फिर इस पूरी चीज को करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी बोला जाता है। जैसे कि अगर हम लोग तमिलनाडु की बात कर लें, या फिर अगर हम साउथ के जो स्टेट्स हैं उनकी बात कर लें, क्योंकि वहां पे साल भर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो लोग जनरली वहां पे सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं, लुंगी वगैरह पहन के घूमते हैं। क्योंकि वह उस पर्टिकुलर जलवायु के हिसाब से, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो चीज ठीक है। तो उस जगह के लिए वो एक सबसिस्टेंस की स्ट्रेटजी हो गई। एंड काफी जो नाश्ता वगैरह है, जो खाना है, काफी जनरली हल्का खाया जाता है। कोकोनट ऑयल में खाना काफी बनाया जाता है, क्योंकि कोकोनट बहुत ज्यादा उगता है वहां पे। वहां पे काफी ज्यादा आपको नीम के पेड़ देखने को मिलेंगे, तो की पत्तियों का इस्तेमाल खूब होता है उस खाने में। इसी को अगर आप कश्मीर के साथ में या हिमाचल के साथ में कंपेयर करें, यहां पर लोग जनरली लुंगी पहनकर तो नहीं घूम सकते, क्योंकि सर्दी काफी पड़ती है, टेम्परेचर उतना ज्यादा हाई नहीं रहता जितना चेन्नई में या तमिलनाडु में या केरला में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर थोड़ा सा आपको मोटे कपड़े या फर वाले कपड़े पहना हुआ आदमी देखने को मिलता है। यहाँ खाना जो खाया जाता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, उसमें वसा जो है ज्यादा, उसमें जो है ज्यादा होता है, ताकि या कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा होता है। नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि उसकी मदद से ही जो है वो उस एटमॉस्फेयर को बीट अप कर सकता है। तो ये इस पर्टिकुलर इलाके के रहने वाले लोगों की सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी हो गई। कहने का मतलब यह है कि जिस इलाके में आप रह रहे हो उसके अनुसार अपने आप को ढालना और वहां की चीजों का जो है सेवन करना, जिससे कि या उसके उसके एनवायरमेंट के अनुसार जो है कपड़े लगते पहनना, अपना एक पूरा कल्चर डेवलप करना, ताकि आप वहां पे कंफर्टेबली रह सको, इसको सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे इस पूरे इलाके में जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, यहाँ के रहने वाले लोगों की क्या सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज थी, थोड़ा उस पर बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं। If you look at map 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan culture. These cultures also shared certain common elements including subsistence strategies. तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन दो मैप्स को देखें, ये वाला मैप जो है ये आपको दिखा रहा है वो इलाके जहां पे मैच्योर हड़प्पन कल्चर की कुछ साइट्स वगैरह डेवलप हुई थी। थोड़ा बड़ा करके आपको बताता हूं। ये मैप अगर हम लोग कंसिडर करें, इसको थोड़ी देर के लिए अलग हटा देते हैं। ये मैप अगर हम कंसीडर करें तो इस मैप में जो ये ब्लैक कलर के पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे मैच्योर हड़प्पन फेज की, या फिर वो हड़प्पन कल्चर जो 2600 बिफोर कॉमन एरा से 1900 बिफोर कॉमन एरा के बीच में के 700 सालों में डेवलप हुआ है, उसकी वेरियस साइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, मीठाथल हो गया, हड़प्पा हो गया, मांडा हो गया, इस तरीके से यहाँ पे कोटदीजी हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, और भी जो दूसरी साइट्स हैं, धूलवीर हो गया, नागेश्वर हो गया, लोथल हो गया, रनपुर हो गया, ये जो सारी साइट्स हैं जो इस इलाके में आपको देखने को मिल रही हैं इस मैप के ऊपर, ये मैच्योर हड़प्पन फेज की साइट्स हैं। या फिर ये 2600 से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा के जो 700 साल गए उसके बीच में यहां पर लोग रहे, यहां पर एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई जिसको हम लोग मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। अब इसी इलाके में अगर आप दूसरा मैप को अगर हम लोग कंसीडर करें, अब इस मैप को एक तरफ रख देते हैं, अब दूसरा मैप कंसीडर करते हैं, इसको देखिए। अब इसी इलाके में अगर हम लोग इस मैप को देखते हैं तो ये मैप हमको बताता है अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन, मतलब 2600 बिफोर कॉमन एरा के पहले
यहाँ पे कौन लोग रहा करते थे, उनकी सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर थी और कहाँ कहाँ पर थी, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। 2600 बिफोर कॉमन एरा के पहले, यानी कि आज से 4600 साल पहले जो लोग यहाँ पे रहा करते थे, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप होने के पहले, उनकी अलग अलग सेटलमेंट बताई गई है। तो यहाँ पर आपको ये जो काले काले जो निशान देखने को मिल रहे हैं, ये काफी सारी कंसेंट्रेटेड सिविलाइज ये जो इलाके हैं, ये अर्ली हड़प्पन फेज की या अर्ली हड़प्पन टाइम पीरियड की या अर्ली हड़प्पन कल्चर के की साइट्स हैं। अब इन दोनों मैप्स को देखकर अपने को एक बात कॉमन समझ में आ रही है कि इन्हीं इलाकों में पहले अर्ली हड़प्पन टाइम पीरियड के लोग रहा करते थे और बाद में इन्हीं इलाकों में मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लोग भी जो है रहना शुरू किए। ठीक है, इन्हीं इलाकों में बाद में मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लोगों ने भी अपनी जो है अपने सेटलमेंट्स वगैरह बनाए, अपना पूरा का पूरा कल्चर डेवलप किया। दोनों को साथ में लगाकर देख लीजिए, इस इलाके में आपको ये सारे अर्ली हड़प्पन टाइम पीरियड की सेटलमेंट छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं। बाद में इसी इलाके में आपको मैच्योर हड़प्पन फेज के सेटलमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये कि जिस इलाके में, जिस जलवायु में, जिस एटमॉस्फेयर में ये लोग रह रहे थे अर्ली हड़प्पन फेज वाले, उसी जलवायु में, उसी एटमॉस्फेयर में ये जो मैच्योर हड़प्पन फेज वाले लोग थे, इन लोगों ने भी वहीं पर रहन सहन अपना किया, ये लोग भी वहीं पर रहे। यानी कि जिस तरीके का जलवायु, जिस तरीके का टेम्परेचर, जिस तरीके का कह सकते हैं यहाँ पर जो वेजिटेशन था, जिस तरीके के यहाँ पे जानवर इन लोगों को देखने को मिले होंगे, एग्जैक्टली वही टेम्परेचर, वही जलवायु, वही वेजिटेशन, वही आपके पेड़ पौधे, वही जानवर इन लोगों को देखने को मिले होंगे। तो भले ही इन लोगों के रहन सहन के तरीके में, इनकी बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के तरीके में और इन लोगों के रहन सहन के तरीके में, बिल्डिंग बनाने के तरीके में कोई चीज कॉमन नहीं है, मगर खान पान की अगर बात की जाए, कपड़े जो बनाए जाते, कपड़े जो पहनने का तरीका रहा होगा, यहाँ पे जो रहने का जो रहन सहन का एक लाइफस्टाइल रहा होगा, उसमें कुछ बातें जो है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी में कम से कम कॉमन होंगी। तो ये सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी में जो कुछ कॉमनैलिटीज हैं, उनको अब हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। तो बस वही बात उसमें स्लाइड में लिखी हुई थी कि अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे, ये मैप नंबर 2 जिसमें हमको अर्ली हड़प्पन फेज के सेटलमेंट्स बताए गए हैं, और ये मैप नंबर 1 जिसमें हमको मैच्योर फेज के सेटलमेंट्स बताए गए हैं, तो इनमें चाहे कुछ और चीज कॉमन हो ना हो, एक चीज कॉमन है कि ये उसी ज्योग्राफिकल एरिया में थे। उसी ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब वही टेम्परेचर, वही टेम्परेचर, वही आपका एटमॉस्फेयर, उसी तरीके के जंगल, पेड़ पौधे, उसी तरीके के जानवर, उसी तरीके की वनस्पति, सब कुछ उसी तरीके का जो है माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इनके बीच में, अर्ली हड़प्पन फेज वालों के बीच में और मैच्योर हड़प्पन के बीच में भली कल्चरली बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा आपको इसमें कोई कॉमन चीजें आपको देखने को ना मिलती हूं, मगर सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी की बात की जाए तो उसमें हमको कई सारी चीजें कॉमन देखने को मिलती हैं, क्योंकि जिन जानवरों का शिकार अर्ली हड़प्पन वालों ने किया होगा, उन्हीं जानवरों का शिकार ये मैच्योर वालों ने किया। जो फसलें इनको देखने को मिली थी, वही फसलें इनको देखने को मिली। जो आपका यहाँ पे पेड़ पौधे पहले हुआ करते थे इनके टाइम पीरियड में, वही पेड़ पौधे इनके टाइम पीरियड में हो रहे थे। तो इनके बीच में सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी, रहन सहन, खान पान में कॉमनैलिटी हमको देखने को मिली है। Hadappans ate a wide range of plants and animal products, including fish. Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and seeds. They are studied by archaeobotanists who are specialists in the ancient plant remains. तो यहाँ पर जो स्टडी वगैरह की गई और बाकी जो फिर आपकी जो दोनों जो साइट्स थी, अर्ली हड़प्पन्स की भी और मैच्योर हड़प्पन्स की, वहां पर जो खान पान का या खाने पीने का जो भी सामान हमको मिला या खाने पीने से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस हमको मिले, उसके बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट ने और हिस्टोरियंस ने एक अनुमान लगाया है कि हड़प्पन्स जो है कई सारी चीजें खाया करते थे। अगर हम लोग कंदमूल की बात करें, अगर हम लोग प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की बात करें, पेड़ पौधों से, वनस्पति से मिलने वाले चीजों की बात करें जिसका हम सेवन कर सकते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो हड़प्पन्स के पास में बहुत ज्यादा वैरायटी थी, बहुत सारी जो है वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो जानवरों का ये लोग सेवन करते थे या एनिमल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, मांस हो गया या जानवरों से मिलने वाली दूसरी चीजें हो गई, मिल्क हो गया, पोल्ट्री हो गई, इसकी अगर बात करें तो उसके केस में भी हड़प्पन्स के पास में काफी ज्यादा वेरिएशंस था। एंड ये लोग यहाँ पे फिश वगैरह का भी जो है सेवन किया करते थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको पूरा स्टडी कर हड़प्पन्स के बारे में ये बात निकल कर आती है कि ये लोग काफी सारी चीजें खाया करते थे। वेजिटेरियन खाने की बात कर ली जाए, जो आपके पेड़ पौधों से मिलता है, फसलें वगैरह से मिलता है, तो उसमें भी काफी वेरिएशन हमको यहाँ पे समझ में आता है, इन लोगों के खान पान में था। दूसरा, नॉनवेज की बात कर ली जाए तो जिन एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें भी काफी वेरिएशन था। प्लस ये लोग, अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो फिश वगैरह का भी सेवन किया करते थे। अब जो भी हमको सामान यहां से मिला, जैसे ये दो फोटोग्राफ मैंने आपको लगाई हैं यहां पे, तो ये जो फोटोग्राफ है इसमें कुछ जले हुए या फिर कुछ चार्ड किस्म के ग्रेन्स वगैरह जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमको देखने को मिले हैं। चार्ड का मतलब होता है जो पूरी तरीके से जला ना हो, मगर इसका थोड़ा सा फॉसिलाइजेशन हो गया हो। इस तरीके के
पूरी तरीके इनकम्प्लीट जो आपके जले हुए हैं कोयले जैसे जो ये आपको ग्रेन्स देखने को मिल रहे हैं, ये इनको बोला जाता है चार्ड ग्रेन्स, CHARRED, चार्ड ग्रेन्स आपको देखने को मिले। इनको जब स्टडी किया गया, इस तरीके की और भी चीजें जब देखी गई, तो एक पूरी की पूरी एक कैटेगरी होती है आर्कियोलॉजिस्ट की, जिनको बोला जाता है आर्कियोबॉटनिस्ट। ये लोग इस तरीके के जो एंशियंट आपका जो भी चीजें मिलती हैं, एंशियंट ग्रेन्स मिल गए या फिर किसी पर्टिकुलर चीज का अवशेष मिल गया, इनको स्टडी करते हैं और इसकी मदद से फिर ये लोग कुछ ना कुछ आपका जो है रिजल्ट्स वगैरह निकालते हैं, जिस जगह से ये चीजें मिलती हैं उनके बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं। तो इस तरीके के जो चार्ट ग्रेन्स हैं, आधे जले हुए जो दाने हैं, और बाकी जो आपकी कई सारे फिशेस की हड्डियां मिली हैं, दूसरे आपके जो एनिमल्स हैं उनकी जो हड्डियां वगैरह मिली हैं, कितनी मात्रा में मिली हैं, किस तरीके से मिली हैं, इन सबको स्टडी करने के बाद में आर्कियोलॉजिस्ट की एक पूरी कैटेगरी है आर्कियोबॉटनिस्ट जिनका नाम होता है, जिनका स्पेशलाइजेशन ये एंशियंट प्लांट्स और एंशियंट जो बाकी चीजें हैं उनको स्टडी करके अनुमान लगाने का होता है। उन्होंने ये अनुमान लगाया है, उन्होंने ये सारा अनुमान लगाया कि भाई ये लोग ये सारी चीजें खाया करते थे, और इनकी पूरी की पूरी एक डाइटरी प्रैक्टिस जो है वो डेवलप करी है, जिसमें हमको ये जो चार्ट ग्रेन्स और सीड्स वगैरह इस तरीके के मिले हैं देखने के लिए, उससे हमको काफी ज्यादा आसानी हुई है, काफी ज्यादा सहूलियत हुई है इस तरीके के अनुमान वगैरह लगाने में। चल आगे बढ़ते हैं। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपीस एंड सीसम। मतलब ये जो अलग अलग तरीके के ग्रेन्स आपको अलग अलग हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स पे मिली हैं, उसमें मेन मेन ग्रेन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको गेहूं मिला है, मतलब इससे अपने को समझ में आता है कि इन भाई लोगों को गेहूं उगाना आता था। फिर बार्ले मिला है यानी कि जौ मिली है, लेंटिल्स यानी कि दालें मिली हैं, चिकपी यानी कि जो चना होता है वो देखने को मिला, और सीसम की जो है वो भी देखने को मिला। ये सारी चीजें यहाँ से काफी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स पे काफी बड़ी मात्रा में ये सारी चीजें आपको देखने को मिली है। इसके अलावा मिलेट्स यानी कि जो आपका मोटा अनाज या कोर्स ग्रेन होता है वो गुजरात की साइट्स में देखने को मिला है। अब क्योंकि गुजरात का इलाका सिंध के जो इलाके हैं, सिंध या फिर अफगानिस्तान के इलाकों से काफी अलग है, तो यहां पर जो एटमॉस्फेयर रहा होगा उसमें ये सारी चीजें तो उगती थी, मगर साथ ही साथ यहाँ पे मोटा अनाज जो है उसको भी उगाया जा सकता था। तो ये इस सेटलमेंट में स्पेसिफिकली आपको देखने को मिला है। इसके अलावा चावल भी आपको देखने को मिला है, हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में मिला है, मगर चावल भी जो है देखने को मिला है। अब इतनी सारी चीजें अगर आपको देखने को मिल रही हैं अलग अलग साइट्स में, अगर आपको गेहूं भी मिल रहा है, जौ भी मिल रही है, दालें भी मिल रही हैं, चना भी देखने को मिल रहा है, सीसम भी देखने को मिल रहा है, गुजरात के इलाकों में चले जाएं तो मोटा अनाज या फिर सीरी मिलेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और कई जगहों पर थोड़ी बहुत मात्रा में चावल भी देखने को मिल रहा है। तो इससे हम लोग एक बात तो क्लियर समझ में आती है कि इन भाई लोगों के पास में ऐसा नहीं था कि एक या दो चीजें ही थी खाने के लिए, इनके पास में कई सारे अनाज थे और इन कई सारे अनाजों का सेवन किया करते थे। वेजिटेरियन डाइट की बात की जाए तो कई सारे अनाजों का सेवन ये लोग किया करते थे। तो ये अलग अलग जगहों पे इस तरीके के जो जले हुए आपको चार्ड ग्रेन्स या सीड्स मिले हैं, इनको जब एकदम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया गया और इसके ऊपर अलग अलग केमिकल प्रोसेस वगैरह की गई आर्कियोबॉटनिस्ट वगैरह के द्वारा, तो इनकी मदद से ये पूरी की पूरी इनकी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं, वेजिटेरियन डाइट के रिस्पेक्ट में जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं, वो उसके बारे में हमको अच्छा खासा अंदाजा लग गया, और वहां से हमको पता चला कि भाई लोग इतनी सारी चीजें जो है खाया करते थे। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो नॉनवेज या फिर जो एनिमल रिमेन्स हैं, जो नॉनवेज ये लोग खाया करते थे, तो किस किस तरीके के जानवरों का सेवन ये करते थे, थोड़ा उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोस ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। यानी कि हड़प्पन साइट से जो जानवरों के अवशेष मिले हैं, जानवरों की जो हड्डियां मिली हैं, प्रोमिनेंटली उसमें हमको एक तो आपका कैटल्स देखने को मिली हैं, भेड़ बकरियां कैटल्स वगैरह देखने को मिली हैं, यानी कि आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, इस तरीके की कैटल्स। दूसरा शीप यानी कि भेड़ देखने को मिली है, गोट मतलब बकरी, बफेलो हो गई, और सुअर या पिग। इतने जो जानवर हैं प्रोमिनेंटली इनकी हड्डियां वेरियस अलग अलग हड़प्पन साइट से हमको देखने को मिली है। अब जिस तरीके से हमारे पास ये जो अलग अलग जगहों पर ग्रेन्स, जले हुए, भुंजे हुए, इस तरीके के जो ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं, सीड्स देखने को मिलती हैं, इनको स्टडी किया जाता है आर्कियोबॉटनिस्ट वगैरह के द्वारा। उसी तरीके से ये जो पूरे के पूरे आपके एनिमल रिमेन्स देखने को मिले हैं, इनको स्टडी करने के लिए भी एक कैटेगरी होती है स्पेशलिस्ट की, जिनको बोला जाता है आर्कियोजूलॉजिस्ट या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट। इन लोगों ने जो है पूरे अलग अलग जानवरों की जो हड्डियां मिली हैं, कितनी मात्रा में मिली हैं, किस कंडीशन में मिली हैं, किस शेप में मिली हैं, किस साइज में मिली हैं, इन सबको स्टडी कर अनुमान लगाया है कि भाई इन सबका जो है इस्तेमाल किया जाता था, इन सबका जो है कंजम्पशन होता था, या फिर इन सारे जानवरों के प्रोडक्ट्स वगैरह का कंजम्पशन होता था। एंड आज की तारीख में
इतना एविडेंस हमारे पास है जिसके बेसिस पर ये आर्कियोजूलॉजिस्ट ने एक बात को और कंफर्म कर दिया है कि इनमें से बहुत से जानवर हो गए, कैटल हो गया, शीप हो गई, गोट हो गया, बफेलो हो गई, पिग हो गया, इनका बकायदा डोमेस्टिकेशन होता था, यहां पर इनका पशुपालन किया जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं से सुअर को पकड़ के ले आए या फिर एक गाय पकड़ के ले आए या फिर एक आप जो है बकरी पकड़ कर ले आए और उसको आप जो है या तो पाल कर उसका दूध पी रहे हो या फिर आप जो है उसको मार कर उसका मांस वगैरह खा रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा था। इनको बकायदा जानवरों का पालन, इनको बकायदा जो है जानवर पालना आते थे, या फिर इस तरह से कह सकते हैं इनको पशुपालन करना आता था। तो यहां पर बड़ी मात्रा में इन सारे जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इतने बड़ी मात्रा में इन सारे जानवरों की हड्डियों का मिलना एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई इन जानवरों का डोमेस्टिकेशन होता था। इनफैक्ट अभी कुछ 2-3 साल पहले कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुए थे तो उससे यह भी पता चला है कि इन लोगों को बकायदा डेयरी वगैरह जो है उसका भी नॉलेज था, और इनमें से कई सारे जानवरों को, ये खासतौर पे गाय हो गई या फिर आपका बफेलो हो गया, इनका बकायदा इस्तेमाल जो है डेयरी के तौर पे किया जाता था। बड़ी मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन होता था जिसको एक आदमी ऑब्वियस सी बात है कंज्यूम नहीं कर सकता था, तो ये लोग अपनी डेयरी वगैरह भी चलाया करते थे। इसके भी एविडेंसेस अब हमको मिल गए। चले आगे बढ़ते हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोआर, डीर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। अब इसके अलावा कुछ ऐसे जानवर जो हैं उनकी भी हड्डियां मिली हैं जिनको आज तक डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सका, जैसे जंगली सुअर हो गया या फिर आपका हिरण हो गया या घड़ियाल हो गया। ऑब्वियस ही बात है इनको जो है पाला नहीं जा सकता, घड़ियाल को कोई किसी हालत में नहीं पाल सकता। अब ये नहीं हो सकता कि आप घड़ियाल को जो है पपी की तरह उसके गले में पट्टा डाल के घुमाने ले जाओ, ये तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं हो सकता। तो घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जिसका डोमेस्टिकेशन नहीं हो सकता, जंगली सुअर का डोमेस्टिकेशन नहीं हो सकता, हिरण जनरली डोमेस्टिकेट नहीं हो सकता। तो इस तरीके के वाइल्ड स्पीशीज जिनका डोमेस्टिकेशन नहीं हो सकता उनकी भी हड्डियां मिली हैं। ऑब्वियस ही बात है उतनी मात्रा में नहीं मिली हैं जितनी मात्रा में आपको ये जो जानवर हैं कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, जितनी मात्रा में इनकी हड्डियां मिली हैं उतनी मात्रा में हमको इन जानवरों की हड्डियां नहीं मिली, घड़ियाल हो गया या बोअर हो गया या डीर हो गया, जिनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। तो आज की तारीख में हमको यह नहीं पता कि हड़प्पन्स ने इनका खुद शिकार किया था, कि हड़प्पन जो थे जाके कभी कभी रेयरली जो है इन लोगों का शिकार कर कर लाया करते थे, या फिर किसी और दूसरी कम्युनिटी ने, जो इनका हड़प्पन सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने शिकार किया था इन जानवरों का और उनको फिर ये जो जानवर थे उनकी डेड बॉडीज वगैरह हड़प्पन्स को बेच दी होंगी या किसी चीज के बदले में एक्सचेंज कर ली होंगी। तो हमको आज की तारीख में ये नहीं पता कि ये जो जानवर है जिनका डोमेस्टिकेशन नहीं हो सकता, जैसे जंगली सुअर हो गया, घड़ियाल हो गया, जिनकी हड्डियां कुछ मात्रा में हड़प्पन साइट्स पे मिली हैं, इनका शिकार हड़प्पन्स ने खुद किया था या यहां पर कोई दूसरी हंटिंग कम्युनिटी रहती थी जो स्पेसिफिकली इनका शिकार कर कर हड़प्पन को इनको दिया करती थी। इसके बारे में कंफर्म हम लोग कुछ नहीं कह सकते, मगर ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। इसके अलावा जो आपका फिश और फाउल हो गया, यानी कि मछली हो गई या फिर मुर्गा या मुर्गी हो गई, इनकी भी कुछ हड्डियां देखने को मिली हैं। इससे भी ये समझ में आता है कि ये लोग मछली भी खाया करते थे, यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी होती थी। एंड इसके अलावा इनको हेंस का भी पता था, पोल्ट्री वगैरह का भी थोड़ा बहुत नॉलेज इनको था। यहाँ पे इनकी जो आपका फाउल या फिर जो हेन या मुर्गा या मुर्गी की हड्डियां मिल रही हैं वो इस बात का प्रमाण है। चले आगे बढ़ते हैं।